नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ट्रेन हाईजैक पर बताया भारत का हाथ और विद्रोहियों के सामने बेबस शहबाज सरकार ने चला है यह नया पैंतरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि चीन के बाहर पैदा होगा मेरा उत्तराधिकारी, दलाई लामा ने बढ़ाई शी जिनपिंग की टेंशन, तिलमिला उठा ड्रैगन। खबर में आगे जिक्र होगा कि बाबा बागेश्वर का बिहार वाला प्लान किसकी बढ़ा रहा है धड़कने, जातीय समीकरण आपको बिहार चुनाव को बताएंगे। आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार महिलाओं को देगी बड़ा तोहफा, जल्द हो सकती है ये घोषणा। और आगे जिक्र होगा कि नेपाल में योगी आदित्यनाथ को लेकर बवाल, हिंदू राज्य पर फिर छिड़ी बहस, नेपाल में क्या है मामला आपको बताएंगे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पाकिस्तानी ट्रेन हाईजैक पर पाकिस्तान ने बताया भारत का हाथ, विद्रोहियों के सामने बेबस शहबाज सरकार का है ये नया पैंतरा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुई ट्रेन हाईजैक की घटना को 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं और विद्रोहियों के सामने पाकिस्तानी हुकूमत बेबस नजर आ रही है। विद्रोही गुट के खिलाफ पाकिस्तानी सेना जमीनी ऑपरेशन में अपने कई जवान खो चुकी है। विद्रोहियों की यात्रियों को धमकी देने के बाद शहबाज सरकार एयर स्ट्राइक की सोच रही है और पूरे घटनाक्रम में बेबस नजर आ रही है। पाकिस्तान की सरकार ने अब अपनी नाकामी का ठीकरा भारत पर फोड़ना शुरू कर दिया है। शहबाज के राजनीतिक सलाहकार का आरोप है कि इसमें भारत का हाथ है। पाकिस्तानी टीवी चैनल डॉन से बातचीत में शहबाज के राजनीतिक सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने कहा कि हाँ, भारत कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें अफगानिस्तान जैसा एक सुरक्षित ठिकाना मिला हुआ है। तालिबान के सत्ता में आने से पहले उन्हें ये घातक हमले करने के अवसर नहीं मिलते थे, लेकिन अब उनके अभियानों में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि अफगानिस्तान में उन्हें घात लगाकर हमला करने की सुविधा मिल रही है। हमने सरकारी स्तर पर अफगानिस्तान से कहा है कि इस गतिविधि को रोको, नहीं तो हम वहां जाकर उन ठिकानों को निशाना बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन के बाहर पैदा होगा मेरा उत्तराधिकारी, दलाई लामा ने बढ़ाई शी जिनपिंग की टेंशन, जिसके बाद तिलमिला उठा चीन। जी हाँ दोस्तों, दलाई लामा ने कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। अपने नई पुस्तक में यह लिखकर आध्यात्मिक गुरु ने 6 दशक से बीजिंग के साथ उनके विवाद को और हवा दे दी है, जो हिमालयी क्षेत्र में पड़ने वाले तिब्बत पर चीन के नियंत्रण के चलते उपजा था और वो देश छोड़कर भारत आ गए थे। मंगलवार को जारी हुई वॉइस फॉर वॉइसलेस नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा कि दुनिया भर के तिब्बती चाहते हैं दलाई लामा नामक संस्था उनकी मृत्यु के बाद भी जारी रहे। हालांकि इससे पहले उन्होंने कहा था कि उनके साथ ही आध्यात्मिक गुरुओं का सिलसिला रुक जाएगा। इस किताब में दलाई लामा ने पहली बार विशिष्ट रूप से साफ किया है कि उनका उत्तराधिकारी मुक्त संसार में जन्म लेगा जो चीन के बाहर है। दोस्तों, दलाई लामा ने पूर्व में कहा था कि केवल वही यानी कि दलाई लामा तिब्बत से बाहर पुनर्जन्म ले सकते हैं और संभवतः ये भारत हो सकता है जहां वो निर्वासन के बाद रह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पुनर्जन्म का उद्देश्य पूर्वाधिकारी के कार्यों को आगे बढ़ाना होता है, इसीलिए नया दलाई लामा मुक्त संसार में जन्म लेगा ताकि दलाई लामा के वैश्विक करुणा की आवाज़ तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक गुरु के साथ तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देने वाले तिब्बती प्रतीक जैसे पारंपरिक मिशन को आगे बढ़ाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाबा बागेश्वर का बिहार वाला प्लान, बढ़ रही है राजनीतिक दलों की धड़कनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन अभी से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और इस बीच बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में बिहार में जो कथा की है वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ एनडीए गठबंधन के दल जेडीयू की भी धड़कनें बढ़ाने वाली है। दरअसल जिस बिहार की राजनीति की तासीर हमेशा से जाती रही है उसे हिंदुत्व की ओर मोड़ने की पूरी जोर कोशिश चल रही है और इस क्रम में वहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की 5 दिवसीय कथा आयोजित हुई और अपनी कथा में धीरेन्द्र शास्त्री ने देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कई बार दोहराई है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार सबसे पहले हिंदू राज्य बनेगा और इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह भी दी है। बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा का समापन हो चुका है, लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ हो चुका है कि बीजेपी इस बार बिहार चुनाव को जातिवाद से दूर रखकर हिंदुत्व की पिच पर खेलना चाहती है और यही कारण है कि बिहार में चुनावी साल में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा हुई और हर दिन बीजेपी नेता भी उनके दरबार में दिखाई दिए। बीजेपी विधायकों ने उनकी पदयात्रा में भी साथ चलने की बात कही और दूसरी ओर महागठबंधन ने धीरेन्द्र शास्त्री की इस कथा का विरोध किया और यात्रा पर भी सवाल खड़े किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं को देगी बड़ा तोहफा, जल्द हो सकता है इसका ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार महिला
महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक बिहार सरकार भी महाराष्ट्र और दिल्ली की तर्ज पर महिला सम्मान योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार सरकार इस योजना के नाम और इसके लिए कितनी राशि प्रति महिला को दी जानी है, इसके लिए इस विचार विमर्श किया जा रहा है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल जुलाई तक इस योजना की घोषणा की जा सकती है, जिससे विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में सहायता राशि की किस्तें पहुंचाई जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नेपाल में योगी आदित्यनाथ को लेकर बवाल, हिंदू राज्य पर फिर छिड़ी बहस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर क्या नेपाल में फिर राजतंत्र की बहाली होगी। पिछले कुछ दिनों से मीडिया में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं और इसकी वजह है नेपाल में होने वाले विरोध प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये प्रदर्शन सरकार की नाकामी को लेकर है। हालांकि इस प्रदर्शन का स्तर बहुत बड़ा नहीं है। प्रदर्शन में भाग लेने वालों से कईयों ने नेपाल में राजशाही को फिर से स्थापित करने की मांग दोहराई है और वो चाहते हैं कि नेपाल फिर से हिंदू राष्ट्र बने और इस समय नेपाल में प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। नेपाल में 2008 में राजशाही व्यवस्था को खत्म कर दिया गया था। तब से नेपाल में लोकतंत्र है और उससे पहले नेपाल में 239 सालों तक लगातार राजशाही थी। दिक्कत यह है कि 2008 से लेकर अब तक नेपाल में 11 बार सरकार बदल चुकी है और इसलिए लोग तंग आ चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी ने 3200 किलोमीटर दूर लिया बिहार का नाम, गांधी मैदान से जोड़ा कनेक्शन, उड़ जाएगी तेजस्वी यादव की नींद। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों मॉरिशस की यात्रा पर हैं। उन्हें मॉरिशस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां के लोगों को भोजपुरी भाषा में संबोधित किया और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी भोजपुरी में पीएम मोदी की यात्रा से जुड़ी जानकारी दी थी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया और उनका स्वागत करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आए थे। बता दें कि मॉरिशस में भोजपुरी एक लोकप्रिय भाषा है और खुद प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम की जड़ें बिहार के भोजपुरी बेल्ट से जुड़ी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने 3200 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर से बिहार, गांधी मैदान और मखाना का नाम लिया। पीएम मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव की नींद उड़ सकती है। दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने मॉरिशस में सर शिवसागर राम गुलाम के साथ गांधी मैदान का भी नाम लिया और बता दें कि मॉरिशस के राष्ट्रपति शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा गांधी मैदान में बनाई गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा रावण का अहंकार भी नहीं चला तो इनका क्या चलेगा। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव को अहंकारी बताते हुए कहा कि वो संघर्ष करके राजनीति में नहीं आए बल्कि लालू यादव के बेटे होने के कारण उनकी पहचान बनी है। गिरिराज सिंह ने संसद भवन परिसर में मीडिया से बातचीत में कहा कि तेजस्वी यादव अहंकार में हैं। उन्हें लगता है कि भारत में लोकतंत्र नहीं बल्कि राजतंत्र है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब रावण का अहंकार नहीं चला तो तेजस्वी यादव और लालू यादव का अहंकार भी नहीं चलेगा। दरअसल ये विवाद भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर के बयान के बाद शुरू हुआ। उन्होंने होली के दिन मुसलमानों से घर से बाहर ना निकलने की अपील की, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी आपत्ति जताई। तेजस्वी यादव ने इस बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब महिला विधायक सदन में जमीन से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाती हैं तो मुख्यमंत्री तुरंत फटकार लगाते हैं, लेकिन भाजपा विधायक के इस बयान पर वो चुप क्यों हैं? क्या वो अब भी भाजपा के दबाव में हैं? दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान तैयार, जाने क्या है बड़ी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार दिवस के माध्यम से व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएगी। देखा जाए तो बीजेपी बिहार में एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पार्टी चुनाव से पहले बिहारी अस्मिता और गर्व को बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। बीजेपी बिहार दिवस पर एक भारत श्रेष्ठ भारत स्नेह मिलन कार्यक्रम चलाएगी। 22 मार्च को पूरे देश में बिहार दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अब नौसेना को भी मिलेंगे महाबली राफेल। अप्रैल में 26 विमानों की होगी डील, भारत में लगेगी फैक्ट्री। जी हाँ दोस्तों, भारतीय नौसेना फ्रांस की राफेल से अपने पुराने MiG-29 लड़ाकू विमानों को बदलने की तैयारी में है। नौसेना के लिए भारत 26 नए राफेल विमान खरीदेगा और इस सौदे की आधिकारिक घोषणा अप्रैल 2025 में होने की उम्मीद है, जब फ्रांस के रक्षा मंत्री भारत आएंगे। उस पूरे सौदे की कीमत लगभग 7.6 अरब डॉलर होगी। ये नए राफेल विमान विमान पुराने MiG-29K और MiG-29K UB विमानों की जगह लेंगे। ये पुराने विमान अभी भारतीय नौसेना के 300 स्क्वाड्रन, व्हाइट टाइगर्स और
303 स्क्वाड्रन ब्लैक पैंथर्स में इस्तेमाल हो रहे हैं। नए राफेल जेट INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य नाम के एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरेंगे और ये विशाल जहाज समुद्र में तैरते हुए हवाई अड्डे की तरह होते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, हाई अलर्ट पर BSF के जवान, सर्च ऑपरेशन जारी। जी हाँ दोस्तों, सोमवार और मंगलवार की मध्य रात्रि को सांबा में भारत पाकिस्तान सीमा पर BSF के जवानों ने घुसपैठ के एक प्रयास को विफल कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 1 बजे सीमा सुरक्षा बल के जवानों को सांबा सेक्टर की खोड़ा पोस्ट पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी, जिसके जवानों ने कुछ राउंड फायर किए। रात का समय होने के कारण सभी जवान एवं इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सुबह होते ही उसी इलाके में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी मिलने तक तलाशी अभियान जारी है। BSF के DIG SSP सांबा वरिंदर सिंह मनहास समेत कई उच्च अधिकारी घटनास्थल पर उपस्थित हैं और नजर बनाए हुए हैं। वहीं 26 फरवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों ने सेना के वाहन पर हमला किया था। यह हमला राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र में हुआ था और हमले के बाद सेना अलर्ट हुई और आतंकियों की तलाश के लिए सर्च अभियान शुरू कर दिया था। अटैक राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास हुआ था। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महाराष्ट्र दिल्ली वाला दाव, बिहार में भी चुनाव से पहले खाते में आने लगेंगे पैसे। नीतीश सरकार ने बनाया महिलाओं को साथ देने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार भी महाराष्ट्र दिल्ली की तरह महिलाओं के लिए महिला सम्मान योजना शुरू करने पर विचार कर रही है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार महिलाओं से जुड़ी योजना का नाम और इसके लिए कितनी राशि प्रति महिला आवंटित की जा सकती है, इस पर विचार विमर्श चल रहा है। सूत्रों की माने तो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार इस साल जुलाई तक इस योजना की घोषणा कर सकती है और जिससे विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं के अकाउंट में धनराशि की किस्त पहुंचने लगे। बीजेपी के नेताओं का मानना है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की जीत में महिला सम्मान योजना की बड़ी गेम चेंजर साबित हुई है। सूत्रों की माने तो बीजेपी आलाकमान को लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी महिला सम्मान योजना गेम चेंजर साबित हो सकती है। बिहार में इस साल चुनाव है और राज्य में NDA की सरकार है और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। NDA में BJP, JDU, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और लोजपा जैसे दल शामिल हैं। विपक्ष में RJD के नेतृत्व में महागठबंधन है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडियन ओशन रीजन में भारत का मास्टर स्ट्रोक, समंदर के भीतर चीन की हर चाल को मात देगा सीक्रेट नौसैनिक बेस। जी हाँ दोस्तों, भारत की समुद्री ताकत अब एक नया आयाम लाने जा रही है। आंध्र प्रदेश के रामबिल्ली में चट्टानी पहाड़ों के नीचे भारत एक ऐसा गुप्त नौसैनिक बेस बना रहा है जो परमाणु हमले को भी झेलने की क्षमता रखेगा। इसका नाम INS वर्षा रखा गया है। करीब $3.5 बिलियन की लागत से तैयार हो रहा ये बेस भारत के परमाणु पनडुब्बी बेड़े को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाएगा। INS वर्षा भारत के प्रमुख नौसैनिक बेस विशाखापट्टनम से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इसे इस तरह बनाया जा रहा है कि परमाणु पनडुब्बियां यहां गुप्त रूप से आ जा सकें। इसका मकसद भारत की समुद्री ताकत को इतना मजबूत करना है कि कोई भी दुश्मन देश, खासतौर पर चीन, भारत पर हावी ना हो सके। INS वर्षा एक भूमिगत परमाणु पनडुब्बी बेस है जहां करीब 12 परमाणु पनडुब्बियों को सुरक्षित रखा जा सकता है। खास बात यह है कि यह बेस इतनी मजबूती से बनाया जा रहा है कि अगर भारत पर परमाणु हमला भी होता है तब भी यहाँ मौजूद पनडुब्बियां सुरक्षित रहेंगी और भारत दुश्मन देश पर जवाबी हमला करने में सक्षम होगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सबको उड़ा देंगे, पाकिस्तान में बलोच आर्मी ने ट्रेन की हाईजैक, सैकड़ों यात्रियों को बनाया बंधक। जी हाँ दोस्तों, बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है। इतना ही नहीं, बलोच आर्मी ने ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को बंधक बना लिया है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर ट्रेन को हाईजैक करने की जानकारी दी और ये घटना उस समय घटी जब जाफर एक्सप्रेस पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा कि मस्कफ धादर बोलन में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जहां उसके लड़ाकों ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया। इसके चलते जाफर एक्सप्रेस को रुकना पड़ा और ट्रेन को नियंत्रण में ले लिया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक, बलूच लिबरेशन आर्मी ने किया 450 यात्रियों को बंदी बनाने का दावा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दावा किया है। बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि उसने बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और 450 लोगों को बंधक बना लिया है। BLA ने चेतावनी दी कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो वो सभी यात्रियों को मार डालेंगे। अभी तक कुल 6 सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार ट्रेन में 450 यात्री सवार थे। बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के एक्टिव ड्यूटी कर्मी शामिल हैं।
ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे और बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा। ऑपरेशन के दौरान बीएलए के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूची यात्रियों को रिहा कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत में घुसपैठियों की खैर नहीं, विदेशियों की एंट्री पर भी सख्त नियम। अमित शाह ने जल्दी पहली चाल, बदलेंगे 4 कानून। जी हाँ दोस्तों, गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया जिसका मकसद भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के कानूनी रूप लेने के बाद भारत के आव्रजन और विदेशी नागरिकों से जुड़े 4 पुराने कानूनों को समाप्त कर दिया जाएगा। इनमें फॉरेनर्स एक्ट 1946, पासपोर्ट एक्ट 1920, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 और इमिग्रेशन एक्ट 2000 शामिल है। ये बिल भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता को प्राथमिकता देते हुए विदेशी नागरिकों के प्रवेश और निवास को कड़े नियमों के दायरे में लाने का प्रस्ताव करता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति की मौजूदगी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बनती है या फिर वो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में अवैध रूप से नागरिकता प्राप्त करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा अगर किसी विदेशी नागरिक के प्रवेश से भारत के किसी अन्य देश के साथ संबंध प्रभावित हो सकते हैं तो उसे देश में आने से रोका जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, अमेरिका ने पाकिस्तानी राजदूत को नहीं दी एंट्री और एयरपोर्ट से ही वापस लौटाया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। तुर्कमेनिस्तान में तैनात पाकिस्तान के राजदूत को वैध वीज़ा और सभी कानूनी यात्रा दस्तावेज होने के बावजूद अमेरिका में एंट्री करने से रोक दिया गया। उन्हें लॉस एंजलिस से पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के अनुसार के एहसान वगान छुट्टी मनाने लॉस एंजलिस जा रहे थे, लेकिन अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने उन्हें पासपोर्ट पर ही रोक लिया और रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राजदूत को तुरंत डिपोर्ट कर दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मॉरिशस में पीएम मोदी का बिहारी अंदाज में स्वागत, ऐतिहासिक रहा है रिश्ता, पीएम मोदी का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिन तक मॉरिशस की यात्रा पर हैं, जहां पर दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मॉरिशस में पीएम मोदी का पूरा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां पर प्रवासी भारतीयों के समूह की महिलाओं ने पारंपरिक गीतों से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी मॉरिशस के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर 97वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं और यहाँ कई अहम समझौते पर वो हस्ताक्षर करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को दिया महत्व, पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा सांसद कार्यक्रम में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित पूर्वोत्तर छात्र एवं युवा संसद कार्यक्रम में पहुंचे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सिर्फ 10 वर्षों में पूर्वोत्तर पूर्ण शांति का अनुभव कर रहा है। 2004 से 2014 तक हिंसा की कुल 11,000 घटनाएं हुई हैं और 2014 से 24 तक 3428 घटनाएं हुई, यानी 70% की कमी आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश का नाम भारत है तो भारत ही बोलो, इंडिया तो अंग्रेजी नाम है, आरएसएस महासचिव ने दिया बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आरएसएस के राष्ट्रीय महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि भारत को अंग्रेजी नाम इंडिया नहीं बल्कि भारत कहा जाना चाहिए। उन्होंने भारत बनाम इंडिया की बहस को फिर से हवा दे दी है। होसबोले ने सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल राष्ट्रपति भवन में G20 डिनर के दौरान खुद देश को भारत गणराज्य कहा था, तो फिर भारतीय रिजर्व बैंक या संविधान जैसी संस्थाओं को अंग्रेजी नाम क्यों रखना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि अंग्रेजी में तो इंडिया है लेकिन भारतीय भाषा में भारत है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसा क्यों है? ऐसा सवाल उठना चाहिए, उसे सुधारा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। योगी ने मचाया नेपाल में तहलका, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, भारत हैरान। जी दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सड़कों पर हजारों लोग एक बार फिर क्रांति के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन इस महाक्रांति में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें लहराई जा रही हैं। सीएम योगी को लेकर नेपाल में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इसका दावा किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि नेपाल में हजारों लोग सड़कों पर क्यों उतर आए हैं और इनके हाथों में सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें क्यों हैं। दरअसल नेपाल के लोग चीन समर्थन वामपंथी सरकारों से परेशान हैं और नेपाल के इन लोगों का मानना है कि उनका देश राजशाही से लोकतंत्र तो बन गया, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ नाम का रह गया है। अब इन लोगों ने नेपाल में दोबारा राजशाही लाने का फैसला कर लिया है। हजारों की भीड़ ने राजधानी काठमांडू में नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह का स्वागत किया।
लोगों ने राजशाही को फिर से बहाल करने और हिंदू धर्म को राजधर्म के रूप में फिर लाने की मांग की। दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा भारत, जयशंकर के पीओके पर बयान से इस्लामाबाद में हलचल, पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने दी बड़ी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान अगर अपने कब्जे वाले कश्मीर पर दावा छोड़ देता है तो दोनों देशों के बीच विवाद का सबब बना यह मुद्दा सुलझ जाएगा।